हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज एक नई सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एचपी। ठीक है बच्चों, वैसे तो ये सीक्वेंस जो है आपकी 11th के सिलेबस में नहीं है, मतलब एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इंजीनियरिंग में मतलब जेई में इस पे क्वेश्चन आते हैं तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सब जेई में जो आती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में हम इसको एचपी कहेंगे। ठीक बच्चों, तो एचपी क्या होती है, कैसी होती है, वो सब चीजें आज हम पढ़ने वाले। देखो भाई, एचपी अपने आप में अलग कुछ नहीं है। अगर आपने एपी पढ़ा है तो फिर एचपी नथिंग। एचपी को पढ़ना बिल्कुल आसान है, जिसको भी एपी आता है वो एचपी को इजीली पढ़ सकता है। जैसे एक बात सोचो, मान लीजिए A1 A2 A3 AN तक, अब टिल करते करते आप AN तक चले जाइए, ये एक एपी है। ठीक है, तो एपी है, एपी की कंडीशन हमने पढ़ी है, एपी कैसी होती है, ए प्लस डी। A1 पहले टर्म को ए कह सकते हैं, दूसरी टर्म को ए प्लस डी बोल सकते हैं, तीसरी टर्म को ए प्लस टू डी बोल सकते हैं, और nth टर्म को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है जी, तो ये एक एपी है। अब आपको क्या करना है, अगर आप इन सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनको उल्टा कर देते हैं, वन अपॉन कर देते हैं, तो वन अपॉन A1 कॉमा वन अपॉन A2 कॉमा वन अपॉन A3 कॉमा लगाते लगाते वन अपॉन AN। ठीक है, एक नई आपने सीक्वेंस बना दी, एपी के सारे टर्म्स को उल्टा कर दिया तो एक नई सीक्वेंस बन गई। इसी सीक्वेंस को बच्चों एचपी कहते हैं। नथिंग रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। किसी भी एपी के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल करिए, उनको उल्टा कर दीजिए तो वो एचपी बन जाती है। एक एग्जांपल दूंगा, अभी जैसे आपके पास 2 4 6 8, देखो ये एक एपी है, साफ साफ नजर आ रहा है। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये एक एपी बन रही है, साफ नजर आ रहा है। अगर हम चाहते हैं इसको एचपी बनाना तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा 1/6 कॉमा 1/8। इस तरीके से एक नई सीक्वेंस बना दीजिए, एपी की सारी टर्म्स को रेसिप्रोकल करके उल्टा करके, उसको ही बोलेंगे हम एचपी। तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर एचपी। किसी भी एपी की सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो एचपी होती है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब एचपी की अगर हम nth टर्म लिखें, सोचना जरा मेरी बात, अगर आप एक जनरल एपी लिखते हो, जनरल एपी कैसी होती है, देखो जनरल एपी होती है ए प्लस डी ए प्लस टू डी, इस तरीके से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक जनरल एपी है। इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगी, ये एचपी। तो जनरल एचपी क्या बनेगी, जिसकी पहली टर्म है 1/A 1/A प्लस डी 1/A प्लस टू डी, और इस तरीके से लास्ट वाली टर्म जो nth टर्म बनेगी 1/A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये लास्ट टर्म है इसी को कहते हैं इसकी nth टर्म, nth टर्म। तो एचपी की nth टर्म जो होती है वो एपी की nth टर्म का रेसिप्रोकल होती है, उसका उल्टा होती है। ये ध्यान रखना बच्चों।
तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर कहीं पे कोई सीक्वेंस एचपी दे रखी है, उसको उल्टा कर दो, एपी बन जाएगी। एपी दे रखी है, उसको उल्टा कर दो, एचपी बन जाएगी। लेकिन आप एचपी में मत ला के उसको सॉल्व करिए, उसको सॉल्व करिए आप उसको एपी में लाकर। मान लो कोई सीक्वेंस दे दी कि भाई ये एचपी है, तो आप उसको उल्टा कर दो, एपी बन जाएगी। और फिर एपी को सॉल्व करेंगे कैसे? वही अपने पुराने तरीके, उनसे हम उसको एपी को सॉल्व करेंगे। तो इसमें अलग से आपको बच्चों कोई फॉर्मूला ऐसा याद नहीं करना है nth टर्म के लिए या n टर्म्स के सम के लिए, जो एचपी में आपको लगाना, अलग से नहीं याद करना है। पहले आप उसको उल्टा कीजिए और उल्टा करके वो एपी बन जाएगी, तब आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अभी जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं बच्चों। मान लीजिए आपको एक सीक्वेंस दे रखी है 1/3, 1/5, 1/7, इस तरीके से एक सीक्वेंस दे रखी है और ये कह रखा है कि ये एचपी है। अब आपको ये बताना है इसकी 20th टर्म क्या हो, ऐसा कुछ सवाल दे दिया, 20th टर्म फाइंड करो इसमें। तो देखो एक बात बताओ, ये एचपी है, आप एचपी में इसको सॉल्व मत करो, मैंने आपको बताया कि आप इसको एपी बना के सॉल्व करो। इसका उल्टा कर दो, तो 3, 5, 7 ये बन जाती है एपी। उल्टा कर दिया हमने तो एचपी से क्या बन जाती है? एपी। अब इसकी 20th टर्म निकाल लो, इसकी 20th जो भी टर्म आएगी उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो एचपी की टर्म बन जाएगी। तो ठीक है, अब ये एपी बन गई, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस देखो डी क्या आ रहा है, वो आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, तो डी कितना आ गया? 5 - 3 माने 2। तो अब यहाँ से 20th टर्म आपको निकालनी है, तो A20 की वैल्यू आ जाएगी जी। एपी का क्या फॉर्मूला होता था 20th टर्म निकालने का? A + n-1 इंटू में डी। तो A तो हो गया 3, पहली टर्म देखो ये रही, n-1 20 - 1 इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो 3 + 19 इंटू में 2, ये कितना आ गया? 3 + 38, आंसर आ गया 41। तो अगर एपी के हिसाब से सोचे तो 20th टर्म है 41, और अगर जीपी के हिसाब से सोचे तो 20th टर्म क्या आ जाएगी? इसके जीपी नहीं, सॉरी, एचपी के। तो एपी के हिसाब से 20th टर्म इन एपी, एपी में 20th टर्म क्या होगी? 41। तो 20th टर्म इन एचपी, एचपी में 20th टर्म क्या होगी? 1/41। तो ये बच्चों एचपी का आंसर हो गया। आप क्या कीजिए, अगर एचपी आपको दी भी हुई है तो कोई बात नहीं, आप उसको एपी में कन्वर्ट कीजिए और एपी में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व कीजिए और उसका आंसर दीजिए। तो बिल्कुल आसान है एचपी को सॉल्व करना, उसका रिवर्स करिए, वो तुरंत एपी में कन्वर्ट हो जाएगी और तब फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक दो क्वेश्चन कराता हूं। चलिए, एक सवाल लिखा है मैंने आप लोगों के सामने। देखो ये दिया है आपको कि लेट ए बी सी इन एपी, ए बी सी एपी में, ठीक है, ए बी सी एपी में, ओके। एपी की खासियत क्या होती थी? अगर ए बी सी एपी में है तो बीच वाले नंबर का डबल और साइड वाले दोनों नंबर्स का सम आपस में बराबर होता था। तो ए बी सी एपी में होंगे तो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलो, ए की वैल्यू 1 से छोटी है, ए का मोड, ए का मोड का मतलब होता है ए की वैल्यू 1 से छोटी है। बी का मोड, दो लाइंस के बीच में बंद करते हैं ना, इसको मोड कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं, समझाऊंगा इसके बारे में पूरा। बी की वैल्यू भी 1 से छोटी है, एक तरीके से आप इसको वैल्यू कह सकते हो किसी भी नंबर की, ठीक है, माइनस को छोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी। और सी का मोड भी 1 से छोटा, ओके, मतलब ए की वैल्यू 1 से छोटी है, बी की वैल्यू 1 से छोटी है और सी की वैल्यू भी 1 से छोटी।
और ये दिया है कि x तो आपका क्या है, ये दिया है आपको कि x है आपका 1 + a + a² अप टिल इन्फिनिटी। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या बन रही है सर, ये तो जीपी बन रही है। देखो 1 में a से मल्टीप्लाई करो सेकंड टर्म, a में a से मल्टीप्लाई करो थर्ड टर्म, फिर a की मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ टर्म, इस तरीके से आ रही है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी की, ये एक जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, और r क्या है जिसका a। तो फर्स्ट टर्म तो है 1, और कॉमन रेशो है इसका सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो a/1 माने a हो गया। तो इस जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, तो याद करो इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी हो सकता है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो मतलब a की वैल्यू, r कितना आया है इसका कॉमन रेशो a आया है, उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 से छोटी तो देखो ये दे रखी है इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब आप इसकी इनफाइनाइट टर्म्स का सम कर सकते हैं। तो वो होता था, फॉर्मूला होता था a/1 - r। a होती थी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 1। r होता था कॉमन रेशो की वैल्यू आई a। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/1 - a। बिल्कुल इसी तरह y दे रखा है देखो यहाँ, इसी तरह से तो y की वैल्यू भी सम हो जाएगी 1 + b + b²। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/1 - b। इसी तरह से z भी दे रखा है देखो, ऐसी सीक्वेंस उसमें भी दे रखी है ऐसी सीरीज। तो z की वैल्यू 1/1 - c। तो अब ये पूछा है कि एक्स वाई जेड, अगर देखो ए बी और सी तो एपी में है, तो एक्स वाई जेड किस में होंगे, एक्स वाई और जेड। देखो इसको ना एक टेक्निक से करते हैं। सोचो ए बी सी एपी में दे रखे हैं, हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, अगर हम इनमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, एपी में माइनस से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी एपी में ही रहेंगे। चेक करो जरा, बात बिल्कुल ठीक है नहीं। हाँ सर, अगर हम पूरी एपी में 1 ऐड कर दें, 1 ऐड कर दिया देखो सारी टर्म्स के साथ, 1 - a 1 - b और 1 - c, तब भी ये एपी रहेगी। किसी भी एपी में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वो एपी रहती है, किसी भी एपी में सेम नंबर ऐड कर दो तो भी वो एपी रहती है। अच्छा, अगर हम इसके सारे टर्म्स को उल्टा कर दें 1/1 - a, 1/1 - b, 1/1 - c, तो अगर किसी एपी की टर्म्स को आप उल्टा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, एचपी बन जाएगी। बस यही पॉइंट ध्यान रखना कि एपी से आपने सारी टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दिया तो वो क्या बन गई, एचपी। अब देखो ये 1/1 - a, ये तो एक्स की वैल्यू थी सर, तो एक्स। फिर 1/1 - b, ये वाई की वैल्यू थी सर, तो ये वाई हो गई। 1/1 - c, ये जेड की वैल्यू थी सर, तो ये जेड हो गई। तो एक्स वाई जेड बच्चों किस में है, एचपी में। किस में है आपके पास, एचपी में है। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों सी। बिल्कुल आसान सा सवाल था, जेई मेन में आया था। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है कोई बात नहीं, नए क्वेश्चन सब कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लिखा मैंने आपके साथ। आपको क्या दिया है, इफ एक्स 1 से बड़ा है, वाई भी 1 से बड़ा है, जेड भी 1 से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन 1 है, वाई ग्रेटर देन 1 है, एंड जेड ग्रेटर देन 1 है, और ये जीपी में है, मतलब एक्स वाई जेड जीपी में है। ओके, अब यहां से निकालना है कि 1/1 + ln x का मतलब होता है log x। आप इसको ln x, देखो कहीं पे भी अगर ln x लिखा हुआ है इसका मतलब होता है log x, ये याद रखना भी फिलहाल। ठीक है, log जब पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो log x, ठीक है चलो, कोमा 1/1 + ln y प्लस कोमा 1/1 + ln z
ठीक है बच्चों, तो ये पूछा है ये किस में होंगे, ये तीनों किस में होंगे। चलो निकालेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे वो सवाल किया था हमने। देखो क्या करना है, एक बात बताओ, एक्स वाई जेड किस में दिए हैं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्स वाई जेड जीपी में है सर, कहाँ से पता चला, बताए हैं, देखो ये बताए एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है और जीपी में है, ठीक है। किसी भी जीपी की टर्म्स का अगर लोग ले, तो देखो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने जीपी में कि अगर जीपी की सारी टर्म्स का लोग ले लिया, जैसे लॉग एक्स, वाई का ले लिया लॉग वाई और जेड का ले लिया लॉग जेड, तो वो एपी में बदल जाती थी, याद करो। अगर ये प्रॉपर्टी आपके याद ना आई हो तो आप पीछे जाइए कॉपी में, देखिए जरा मैंने लिखवा रखा है, किसी भी जीपी की टर्म्स को अगर आप लोग ले लेंगे तो वो एपी में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड जीपी में है पर उनका लोग ले लिया तो वो एपी में बदल गए, ठीक है। अब अगर मैं किसी एपी के साथ 1 को ऐड कर दूं सारी टर्म में, तो 1 प्लस लॉग एक्स कॉमा 1 प्लस लॉग वाई कॉमा 1 प्लस लॉग जेड, ये अब भी एपी में ही रहेंगे, क्योंकि हमें पता है ये भी एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एपी में कोई नंबर ऐड कर दीजिए वो एपी ही रहती है। अच्छा ठीक है, अगर इन सबको रेसिप्रोकल कर दे एपी की टर्म्स को, तो 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स कॉमा 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग वाई कॉमा 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग जेड, तो ये एपी से एचपी बन जाती है। सोचो एपी की टर्म्स का अगर 1 अपॉन कर देते हैं तो वो किस में बन जाती है, एचपी में बन जाती है। तो इसका मतलब 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स 1 अपॉन 1 प्लस लॉग वाई 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड, ये किस में होंगे, एचपी में होंगे मेरे बच्चों। तो यही हमसे उन्होंने पूछा था कि 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स 1 अपॉन 1 प्लस लॉग वाई 1 अपॉन 1 प्लस लॉग जेड किस में है, तो आंसर आ गया हमारा एचपी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तरीका समझो, टेक्निक समझो, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका यूज कैसे कर रहे हैं। चलिए बच्चों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, देखना इसमें भी आपको बढ़िया से मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, ध्यान से समझना। लेट द पॉजिटिव नंबर्स ए बी सी डी पॉजिटिव नंबर्स हैं इन एपी, एपी में है ए बी सी और डी, एपी में दे रखे हैं, और आपको देन ए बी सी कॉमा ए बी डी कॉमा ए सी डी कॉमा बी सी डी, ये 4 नंबर बताने हैं, ये किस में होंगे, एपी में ही होंगे या जीपी में होंगे या फिर एचपी में होंगे। इस तरीके के आपके सामने ऑप्शन रखे हुए हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टी का दिमाग में रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो एबीसी लाना है मुझे पहली टर्म, यहाँ पे मेरे पास पहली टर्म ए है, ठीक है, इसको एबीसी बनाना है किसी तरीके से। देखो बेहतर हो ये होगा कि आप ये देखो कि पहली 3 टर्म में ए और ए आ रहा है, अच्छा, और इनमें से लास्ट की टर्म में सब में 3 बार आ रहा है, डी 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 देखो 3 बार आ रहा है, ऐसे ही सी और सी को 3 बार आ रहा है, और बी बी और बी भी 3 बार आ रहा है, सब 3 बार आ रहे हैं। चलो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग में ये बात आई, अब हमें एबीसी बनाना है किसी तरीके से, तो अगर हम एबीसीडी से इसको डिवाइड कर दें, देखो कैसे बनेगा एबीसी। मैं जरा इसको हटाता हूं यहां से, किसी भी एपी को अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी वो एपी रहती है, ठीक है। तो वो नंबर मैंने ले लिया ए बी सी डी, अगर मैं ए को ए बी सी डी से डिवाइड करूं और बी को भी ए बी सी डी से डिवाइड करूं, सी को भी ए बी सी डी से डिवाइड करूं और डी को भी ए बी सी डी से डिवाइड करूं, तो भी वो एपी ही रहेगी। याद रखना, किसी भी एपी को अगर सेम नंबर से डिवाइड कर, देखो सेम नंबर है एबीसीडी, उससे सारे टर्म को डिवाइड कर दिया तो भी वो एपी रहेगी। ए से ए कट गया, ठीक है, फिर बी से बी कट गया, सी से सी कट गया और डी से डी कट गया। यहाँ देखो चेक करो, 1 अपॉन में बी सी डी कॉमा 1 अपॉन में ए सी डी 1 अपॉन में ए बी डी
और 1 में ए बी सी। बहुत हद तक हमने वो टर्म्स देखो ले आए, ए बी सी भी है, ए बी डी भी है, ए सी डी भी है, बी सी डी भी, लेकिन उल्टी लिखी हुई है, पहले ए बी सी आ रही है। तो कोई बात नहीं, आपको एक प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है, किसी भी एपी को अगर हम रिवर्स करके लिख दें तो भी वो एपी रहेगी। अरे भाई, जैसे 1 2 3 4 एक एपी है, हम उल्टा करके लिख दें, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो भी वो एपी रहेगी, पहले भी एपी थी। तो इसका मतलब अगर हम इसको रिवर्स करके लिख दें, लास्ट वाली टर्म पहले लिख दें 1/ABC, कॉमा फिर उससे पहले वाली 1/ABD, फिर उससे पहले वाली 1/ACD, और फिर सबसे शुरू वाली 1/BCD, तो भी ये एपी ही रहेगी बच्चों। चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ तो ABC है, 1 में नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनकी सारी टर्म्स को उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। तो ये बन गया ABC कॉमा ABD कॉमा ACD कॉमा BCD। अब एपी की टर्म्स को अगर उल्टा करते हो, रेसिप्रोकल करते हो, तो वो किस में आ जाती हैं? एचपी में आ जाती हैं बच्चों। तो ये बहुत अच्छा सा लॉजिक था। तो इस तरीके के लॉजिक हमें पहचानने होते हैं, इस तरीके की चीजें हमें सॉल्व करना आनी चाहिए। दिमाग जब चलने लगेगा ना, तो कोई कंपटीशन दूर नहीं है, समझे। दिमाग चलाना है, दिमाग को सोचना है, सोचना है दिमाग से, उसे सिखाना है कि मुझे कैसे सोचना है, ठीक है। फिर कोई कंपटीशन दूर नहीं बच्चों, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आसानी से आ गया होगा। चलिए, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। ऐसे क्वेश्चन से आप सोचना सीखते हैं, कैसे हमें इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, क्या करना है, सोचना सीखते हैं। ये भी जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन समझिए। आपको क्या दिया हुआ है? इफ A1 A2 A3 AN तक एचपी में है, ठीक है। A1 A2 A3 अप टिल AN, ये एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो निकालना क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है A1 इंटू A2 A2 इंटू A3, मतलब A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और AN-1 इंटू AN, इसका पूरी जो ये सीक्वेंस है, इसी सीरीज कह लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू निकाल। अब आप सोचो कि आप ये सीक्वेंस कैसे बना सकते। एचपी की जो पहली टर्म है आपके पास वो A1 है, दूसरी टर्म A2 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कहां से ला सकते हो आप? ये प्रोडक्ट, दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, फिर उनका सम करना है, ये कहां से ला सकते हो? सोचना है इसको। तो मैंने कहा था एचपी के सवाल को आप एचपी में नहीं एपी में कन्वर्ट करके करें। तो पहला काम तो यही कीजिए कि आप 1/A1 1/A2 1/A3 एचपी की सारी टर्म्स को उल्टा कर दीजिए, तो वो बन गई ए। अब देखो, इस एपी में पहली टर्म क्या है? 1/A1, तो पहली टर्म को मैं कह सकता हूं A1, दूसरी टर्म A1 नहीं सॉरी ए कहूं, और दूसरी टर्म क्या है एपी की? 1/A2, उसको कह सकता हूं मैं A प्लस डी। तीसरी टर्म क्या है? A प्लस 2D। इसी तरीके से आप एनवी टर्म को A प्लस N-1 इंटू डी, बोलो कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं सर। एपी की पहली टर्म A बोली जाती है, दूसरी टर्म A प्लस डी बोली जाती है, तीसरी टर्म A प्लस 2D बोली जाती है, बिल्कुल ठीक। अब यहां से हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे A1 प्लस A2 हम कहां से बना सकते हैं। पहले आप एक काम करो, अगर हमें किसी एपी का डी निकालना है तो उसको निकालने का तरीका होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म देखो हमारे पास क्या है, वो है 1/A2, और फर्स्ट टर्म है 1/A1 माइनस में, बिल्कुल ठीक बात। तो यहां से अगर हम इसका एलसीएम लें तो देखो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है A1 इंटू A2, और ऊपर आ रहा है A1 माइनस A2। तो इस A1 इंटू A2 को प्रोडक्ट में D के साथ ले आओ, तो ये आ जाएगा D इंटू A1 A2, और उधर रह जाएगा आपका A1 माइनस A2। बिल्कुल इसी तरह D की वैल्यू हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं,
ये आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो। डी की वैल्यू हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये पूरी एपी है 1/A1 1/A2 1/A3 पूरी एपी है, तो डी तो सारी टर्म्स में बराबर ही होगा। तो चाहे आप थर्ड में से सेकंड को माइनस करके डी निकाल लो, आंसर तो सेम ही बनेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि थर्ड टर्म क्या है 1/A3 माइनस 1/A2। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा A2 माइनस A3 बटे में A2 A3। इधर मल्टीप्लाई करो तो D इंटू A2 A3 बराबर A2 माइनस A3। इसे कह सकते हो आप सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से करते करते आप D की वैल्यू लास्ट की दो टर्म से भी निकाल सकते हो, तो उसमें भी यही आ जाएगा D इंटू AN-1 इंटू AN। देखो जैसे थर्ड टर्म थी सेकेंड टर्म थी, तो लास्ट की दो टर्म क्या होंगी n और उससे पहले वाली n-1, और इक्वल्स टू में AN-1 और माइनस AN। इस तरीके से हम इसको इक्वेशन को कह सकते हैं। इस तरीके से ये जो जितनी भी इक्वेशन बनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारी को ऐड कर दो। तो देखो ऐड करेंगे अगर हम तो डी कॉमन निकाल सकते हैं। डी में से ये पहले बचा A1 A2, दूसरी इक्वेशन में बचा प्लस में A2 A3, ऐसे तीसरी इक्वेशन में बचेगा A3 A4, और लास्ट की इक्वेशन में बचेगा इसमें AN-1 इंटू में AN। और दूसरी तरफ क्या बचेगा, दूसरी तरफ पहले A1 माइनस A2, फिर दूसरी इक्वेशन में A2 माइनस A3, फिर तीसरी इक्वेशन में A3 माइनस A3 माइनस A4। ऐसे ही करते करते लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा AN-1 माइनस A। देखो माइनस A2 प्लस A2 से कट गया, माइनस A3 प्लस A3 से कट गया, माइनस A4 प्लस A4 से कट जाएगा, और माइनस AN-1 AN-1 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा A1 A2 प्लस A2 A3, फिर इस तरह से करते करते AN-1 AN, और इक्वल्स टू में उधर की तरफ दो ही टर्म बचेंगी। देखो बच्चों A1 माइनस AN ये बचेगी। अब यहां से अगर हम A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस करते करते AN-1 AN की वैल्यू निकाले तो आ गई A1 माइनस AN, और अपॉन में ये D इसके अपॉन में पहुंच जाएगा, अपॉन। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन समस्या ये है ये हमारा अभी आंसर मैच नहीं हुआ ऑप्शन के साथ, क्योंकि इसमें अभी हमारे लिए डी अननोन है, डी नहीं जानते हैं। डी को कैलकुलेट करो तब रखो इसको, तब आंसर आएगा। चलो देखो, क्योंकि डी कहाँ है, डी तो दिया ही नहीं था उसने। अच्छा डी को कैसे निकाल सकते हैं, एक बात बताओ, एपी क्या थी, ये थी। एपी की nth टर्म क्या है, ये तो सर एपी की nth टर्म है 1/AN। देखो, और एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा A प्लस N-1 इंटू डी। ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, तो ए फर्स्ट टर्म कितनी है 1/A1, तो 1/AN इज इक्वल टू ए की जगह फर्स्ट टर्म 1/A1 प्लस N-1 इंटू डी। यहां से डी की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, इसे इधर ले आओ, 1/AN माइनस 1/A1 बराबर N-1 इंटू में डी। एलसीएम ले लो तो AN माइनस A1 माइनस AN और बटे में A1 इंटू AN बराबर N-1 इंटू डी। उठाओ और डी की जगह इसके अपॉन में ले जाओ, तो A1 माइनस AN और बटे में A1 AN और इंटू में N-1। ये डी की वैल्यू यहाँ से जो निकली है इसको उठाओ और यहाँ रख दो। तो उठा के यहाँ रख देंगे डी की जगह, तो ये आ जाएगा A1 माइनस AN और अपॉन में डी की जगह रख दिया A1 माइनस AN और अपॉन में A1 AN इंटू में N-1। ये इससे कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका A1, आंसर आ जाएगा A1 इंटू AN N-1। तो अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन था, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन मैच करो A1 AN N-1।
A1 AN n-1। तो बच्चों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। तो अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन था। A1 A2 प्लस A2 A3। और नए बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी तैयारी करना शुरू ही किया है 11th के साथ, वो टेंशन नहीं लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस तो उनको मिलने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मुश्किलें हैं मैंने माना, पर मुश्किलों की आदत हो जाएगी। ठीक है, सबकी आदत हो जाएगी। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप कर नहीं पाओगे। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे पहले कैसे सोचा हमने, मैंने कैसे सोचा, मैंने ऐसे सोचा कि A1 A2 A3 AN HP में दे रखे थे, ठीक है। फिर उनका उल्टा किया तो AP में बन गए वो, ठीक है। फिर वहां से ये निकालना था A1 इंटू A2 का प्रोडक्ट, A2 इंटू A3 का प्रोडक्ट, A3 इंटू A4 का प्रोडक्ट और उनका सम। तो मेरी समझ में आया कि अगर 1/A1 और 1/A2 के बीच में कुछ कनेक्शन लाया जाए तो वो था डी का कनेक्शन। क्योंकि पूरी सीक्वेंस में जब वो एपी है तो डी तो सबके लिए कॉमन होगा, सबके लिए होगा, वो तो कॉमन डिफरेंस है। तो उसको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकाला तो उससे आती चली गई चीजें, फिर अपने आप रास्ता लगता चला जाएगा। लास्ट में आंसर डी की टर्म में आया। फिर देखा डी कैसे निकाला जा सकता है, तो डी निकालने के लिए हमने लास्ट टर्म का यूज किया, ठीक, nth टर्म का यूज किया और उससे डी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था बच्चों, और हमने आसानी से कर दिया। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एचपी के कुछ क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा एचपी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी में जिस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना सीखा था, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना सीखा था, इसी सीरीज में आगे हार्मोनिक मीन भी हमको समझ में आना चाहिए। क्या होता है हार्मोनिक मीन और किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। HM इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं हार्मोनिक मीन की। होता क्या, मान लीजिए 3 नंबर A और B, 2 नंबर A और B, उनके बीच में एक ऐसा नंबर डाला जाए HM जिससे वो तीनों HP में आ जाए। तो ऐसे नंबर को, बीच वाले नंबर को क्या बोलेंगे हम, A और B का हार्मोनिक मीन। ऐसे ही था ना, देखो AP में भी याद करो, A और B के बीच में एक ऐसा नंबर डालो AP में आ जाए। GP में A और B के बीच में एक ऐसा नंबर डालो GP में आ जाए। ऐसे ही A और B के बीच में ऐसा नंबर डालो कि वो HP में आ जाए, तो उसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। अब देखो हार्मोनिक मीन यहां से कैसे निकालें। एक बात बताओ, अगर यहां से कहें कि A HM और B ये तीनों HP में है, तो मैंने कहा HP को HP की तरह सॉल्व नहीं करना, उसको AP बना के सॉल्व करो। AP बना लो उसको, तो 1/A 1/में HM और 1/में B। अब ये किस में बन गए, AP में बन गए। अब देखो AP में अगर ये बन गए तो AP की कंडीशन क्या होती थी, बीच वाले नंबर का डबल, तो 2 1/HM, और बाकी दोनों नंबर्स का सम, तो 1/A प्लस 1/B। ये आ चुका है 2/में HM बराबर, इसका एलसीएम ले लो तो AB A प्लस B आ जाएगा। तो HM की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इधर से सॉल्व करेंगे तो 2AB/में A प्लस B। ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है 2 नंबर्स के लिए। जब भी 2 नंबर दिए हों और उनका हार्मोनिक मीन निकालना है, मतलब उनके बीच में एक ऐसा नंबर डालना है जिससे वो तीनों HP में आ जाए, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, देखो साइड में लिख रहा हूं। मान लीजिए 2 नंबर हैं, एक तो है 2 और एक है 4, और उनके बीच में एक ऐसा नंबर डालना है X जिससे ये तीनों HP में आ जाए। तो ये जो X होगा वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन कहलाएगा। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 2AB/में A प्लस B। A पहली टर्म कह लो और B लास्ट टर्म कह लो, और X उन दोनों का हार्मोनिक मीन, उसका फॉर्मूला। तो 2 इंटू A 2B 4/में 2 प्लस 4। X की वैल्यू आ चुकी है 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16, और नीचे हो गया 6, कट कर दीजिए 8/3 आ गया। तो इसका मतलब 2 और 4 का हार्मोनिक मीन क्या है, 8/3।
3। तो बिल्कुल इजी से आप हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ध्यान देना, हार्मोनिक मीन की जो खासियत होती है कि आप एक से ज्यादा हार्मोनिक मीन भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। मान लो दो नंबर हैं ए और लास्ट नंबर है बी, उनके बीच में मैंने बहुत सारे हार्मोनिक मीन डाल दिए, H1 H2 H3, इस तरीके से हार्मोनिक मीन डाल दिए, HN तक n हार्मोनिक मीन्स डाल दिए। तो इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा कि हार्मोनिक मीन डालने से ये पूरी सीक्वेंस HP बन गई। बिल्कुल ठीक सर, लेकिन HP में सॉल्व नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो सॉल्व किस में करना है? सॉल्व करना है AP में बदल के। तो बदलो इसको AP में, उल्टा करो इसको, 1/A 1/H1 1/H2 1/H3, इस तरीके से 1/HN और 1/B। ये अब AP में बदल चुकी है सीक्वेंस। अब ये AP में बदल चुकी है तो इसको सॉल्व करना उतना ही इजी हो चुका है। ठीक है, इस AP की पहली टर्म क्या है? इस AP की पहली टर्म है 1/A। ठीक है, इसको तो A कह सकते हैं। इस AP की दूसरी टर्म क्या है? 1/H1, इसको A+D कह सकते हैं। इस AP की तीसरी टर्म क्या है? 1/H2, इसको A+2D कह सकते हैं। 1/H3 को हम A+3D कह सकते हैं और 1/HN को हम A+ND कह सकते हैं। देखो यहाँ H के साथ 3 था, देखो यहाँ D के साथ 3 था, यहाँ H के साथ 2 था तो यहाँ D के साथ 2 था। इसी तरीके से यहाँ H के साथ N है तो यहाँ भी N। ठीक है, और इससे अगली टर्म जो होगी वो हो जाएगी A+ एक और ज्यादा, तो N+1 इंटू D। बच्चों ये हो जाए, चलो कोई बात नहीं, ये तो इतना तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहां से मान लो मेरे को इस टर्म को कैलकुलेट करना है 1/H1 को, क्योंकि एक बार 1/H1 कैलकुलेट हो जाएगी तो H1 भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको D कैलकुलेट कर। अच्छा, इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं? N+2 टर्म्स हैं सर। कैसे? क्योंकि n टर्म्स तो बीच में हमने डाल दी, H1 H2 H3, और दो टर्म एक्स्ट्रा पहले से थी A और B, तो टोटल N+2 टर्म्स है। अगर हम यहां से N+2th टर्म देखें इसकी, तो वो कितनी है? N+2th टर्म है 1/B, AP की 1/B। और N+2th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था AP में? A+N-1 इंटू D। तो वही लगाएंगे, n की जगह N+2 रख देंगे, N+2-1 इंटू में D बराबर 1/B। चेक करो यहां से A क्या है? पहली टर्म क्या है? पहली टर्म है सर 1/A, तो A की जगह लिख दो 1/A प्लस, यहाँ बचा N+2-1 तो N+1 बचा, और इंटू में D बराबर 1/B। यहां से आप D की कैलकुलेशन कर सकते हो। N+1 इंटू D बराबर, इसे उधर लेके जाओ तो 1/B माइनस 1/A, ये सॉल्व करके आ गया AB, डिवाइड करेंगे तो A-B आ गया। तो D की वैल्यू आ गई बच्चों A-B अपॉन में N+1 इंटू में AB, ये आ गई D की वैल्यू। D आने से क्या फायदा हुआ सर? D आने से देखो H1 पता लग जाएगा। H1 क्या था? 1/H1 की वैल्यू थी A+D, 1/H1 की वैल्यू थी देखो यहाँ थी 1/H1 की वैल्यू A+D। तो 1/H1 की वैल्यू A क्या है? A है पहली टर्म, तो पहली टर्म तो है 1/A प्लस D हमने निकाल लिया, ये रहा A-B अपॉन में N+1 इंटू में AB। इस तरीके से आप 1/H1 निकाल लोगे। जब एक बार 1/H1 आ जाएगा तो H1 भी आ जाएगा बच्चों यहाँ से। ठीक है ना? इसी तरीके से 1/H2 निकाल लोगे। 1/H2 कितना था? A+2D, तो 1/A, A तो है 1/A, मतलब जो पहली टर्म है वो तो है 1/A, और प्लस 2D, तो 2 इंटू D की वैल्यू ये निकाल ली हमने, वो आ गई A-B अपॉन में N+1 और इंटू में A। इस तरीके से 1/H2 आ गया। 1/H3 निकाल लो, 1/H4 निकाल लो, इजीली आप हार्मोनिक मीन को इंसर्ट कर सकते हैं। AP वाला ही मेथड लगाना है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा ये इसको
बहुत ज़्यादा मतलब उसमें नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि एपी वाला मेथड लग रहा है यहाँ पे। अलग से कोई मेथड नहीं आया है, अलग से मेथड होता तो मैं आपको एकदम फोकस होके इसको डिटेल में बताता, लेकिन एपी वाला ही मेथड लग रहा है तो वो आप इजीली लगा सकते हो बच्चों। ठीक है, एपी वाला ही मेथड हमको यूज करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो, उसमें हार्मोनिक मीन इंसर्ट करके दिखा दो तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन, उससे आपको थोड़ा आइडिया बहुत बढ़िया सा लग जाएगा। मान लीजिए दो नंबर है, एक तो वह 1 और एक है मान लीजिए 4। इनके बीच में हमें दो हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने हैं, H1 और H2। अब देखो H1 और H2 इनके बीच में डालने से ये पूरी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सर HP। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने कहा HP में सॉल्व मत करो, इसको AP में बना के सॉल्व। AP में बनाओ तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, H1 का उल्टा 1/H1, H2 का उल्टा 1/H2 और 1/4 का उल्टा 1/4। अब ये किस में बन चुकी है, AP में। बिल्कुल ठीक। AP की पहली टर्म को बोलेंगे A, AP की दूसरी टर्म को बोलेंगे A+D, AP की तीसरी टर्म को A+2D, AP की चौथी टर्म A+3D। चलो ठीक है, अब यहाँ से AP की जो चौथी टर्म है A+3D वो कितनी है, देखो 1/4 है, 1/4 के इक्वल रख दो इसको। तो यहाँ से D की वैल्यू निकल आएगी। A कितना है, फर्स्ट टर्म वो 1 है, तो 1 + 3D बराबर 1/4। तो 3D बराबर 1/4 - 1। एल्शियम लीजिए, तो एल्शियम लेके देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 माइनस का 1 - 4/4, तो ये बचा माइनस का 3/4। 3 से 3 कट गया। डी की वैल्यू आ चुकी है -1/4 बच्चों, डी की वैल्यू आ चुकी है -1/4। तो देखो डी पता चल गया यहाँ से, तो उससे क्या होगा, उससे हमें सारी टर्म्स पता चल जाए। 1/H1 की वैल्यू क्या आई थी, A+D, देखो ये रही। ए कितना था 1 और डी कितना आया -1/4। इसको सॉल्व करो तो 4 - 1 तो 3/4 बचा। तो H1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको उल्टा कर दो तो 4/3। देखो पहला हार्मोनिक मीन पता चल गया। इसी तरीके से 1/H2 कितना था, A+2D, तो 1/H2 बराबर A+2D। ए कितना था 1 और +2 इंटू डी की वैल्यू -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो A -1/2 बचेगा, तो 1/2 आ गया। तो H2 की वैल्यू आ गई, इसको उल्टा कर दो 2, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास अगर 1 और 4 के बीच में दो हार्मोनिक मीन डालने हैं तो एक हार्मोनिक मीन आ गया 4/3 और दूसरा हार्मोनिक मीन आ गया बच्चों 2। इससे क्या होगा, ये पूरी सीक्वेंस HP में आ जाएगी। अब आप कंफर्म कर लो इस बात को, क्या ये पूरी सीक्वेंस HP में आ चुकी है, HP में आ चुकी है। तो इसका उल्टा करके देखो, तो ठीक है करके देखते हैं। 1 का उल्टा 1, 4/3 का 3/4, 2 का 1/2, 4 का 1/4। अब ये AP में होनी चाहिए। अगर ये चारों AP में है तो ऊपर वाली सीक्वेंस HP में होगी। यही तरीका होता है HP को देखने का, कि उसका उल्टा AP में है तो वो HP। अब देखो यहाँ पे ये बन रही है AP में या नहीं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, पहले दो में D, तो वो आ जाएगा सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 3/4 -1, तो ये आ गया -1/4। ऐसे ही डी को निकालो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म से, तो थर्ड माइनस सेकंड, तो थर्ड माइनस सेकंड तो 1/2 - 3/4। तो ये बन के आ गया, सॉल्व करेंगे तो -1/4 बच रहा है ये भी। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ टर्म में देख लो डी की वैल्यू, तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो फोर्थ कितनी है 1/4 और माइनस थर्ड टर्म है 1/2, तो ये भी -1/4 बचा। देखो डी सबका सेम आ रहा है, कोई सी भी दो टर्म उठा लो सबका डी सेम आ रहा है, इसलिए ये AP है। और ये AP है तो ऊपर वाली सीक्वेंस
HP होगी। इसका मतलब हमने जो H1 और H2 निकाले वो एकदम करेक्ट। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, यहां से एक प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट। वो प्रॉपर्टी क्या है? HP की हार्मोनिक मीन मतलब, और आपका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों के बीच में, तो इन तीनों की एक कुछ मिक्स प्रॉपर्टी है, वो मैं बताने जा रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन कॉमा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक, तीनों की मिक्स प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो ये बताओ, अर्थमेटिक मीन को अगर निकाले A और B के बीच में तो क्या आता था? A+B/2। ज्योमेट्रिक मीन को निकाले तो क्या आता था? √AB। और हार्मोनिक मीन को निकाले तो क्या आता था? 2AB/A+। ये तीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, तीन आते थे। ठीक है, तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टी, उनमें पहली प्रॉपर्टी है, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से या बराबर होता है, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। ठीक है, अभी तक हमने अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन तो प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, लेकिन हार्मोनिक मीन को भी अब ध्यान रखना। इसका मतलब इनके बीच में हमेशा यही ऑर्डर होगा, सबसे बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन, फिर उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा होता है हार्मोनिक मीन। यही इनके बीच में ऑर्डर होता है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करें तो वो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। मतलब अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट करो और ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करो तो दोनों बराबर है। इस बात को मैं चाहता हूं कि प्रूफ करूं, मुझे अच्छा लगेगा प्रूफ करना इसको, आपको भी अच्छा लगेगा इसको सुन तो अच्छे से कीजिएगा। चलो प्रूफ करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है? AB का अंडर रूट उसका स्क्वायर बराबर, इधर मैंने ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू रख दी, दूसरी तरफ अर्थमेटिक मीन की वैल्यू रख दी A+B/2, और हार्मोनिक मीन की वैल्यू रख दी 2AB/A+B। A+B से A+B कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर भी AB आ गया, इधर भी AB आ गया, मतलब दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब ये जो हमने कहा है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये एकदम ट्रू बात है, एकदम ट्रू है, सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी याद रखनी है, हमने बताया था कि दो नंबर्स के बीच में अगर आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो A+B/2 होता है, अगर तीन नंबर्स के बीच में निकाल रहे हैं तो A+B+C/3 होता है, चार नंबर n नंबर्स के बीच में निकालेंगे अर्थमेटिक मीन तो वो आएगा A+A1+A2+A3 अप टिल AN तक, सबको ऐड करो और अपॉन में n से डिवाइड कर दो। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे अगर n नंबर्स का तो उसमें आएगा A1 सबका प्रोडक्ट, A2 A3 और AN तक सबका प्रोडक्ट, और पूरे की पावर 1/n। और इसी तरीके से हार्मोनिक मीन निकालेंगे बच्चों तो n ऊपर आएगा और अपॉन में सबका रेसिप्रोकल 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3। इस तरीके से आप हार्मोनिक मीन 1/AN तक निकाल सकते हैं। तो देखो n ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके पास नंबर्स हों उसके हिसाब से उनका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर जा सकता है, करा जा सकता है। ठीक है, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल, मेरे पास मान लीजिए तीन नंबर्स हैं A, B और C। ठीक है, ये तीन नंबर्स, तो इनका अर्थमेटिक मीन सोचो क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों का सम A+B+C/3। ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों का प्रोडक्ट A, B, C और पूरे की पावर 1/3। और अगर हार्मोनिक मीन की बात करेंगे तो ऊपर आएगा 3
अपॉन में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इस तरीके से आप 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। और जो इसकी पहली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट कि अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होता है और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होता है। चाहे 2 नंबर के बीच में निकालो, चाहे 10 नंबर के बीच में निकालो, चाहे 50 नंबर के बीच, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट थी और इनका यूज हम ज्यादा इनइक्वालिटी में करेंगे, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे भी यूज होता रहेगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, कुछ चीजों का यूज होता रहेगा। चलिए बच्चों, इसी इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो मैंने बताया अभी आपको कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा, उससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या कहता है, ए बी सी और डी ये एचपी में दिए हुए हैं, ठीक है, एचपी में ये दिए हुए हैं, ओके। फिर कहा उन्होंने देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए प्लस बी सी प्लस डी से बड़ा है, या ए प्लस सी बी प्लस डी से बड़ा है, या ए प्लस डी बी प्लस सी से बड़ा है, या बी प्लस सी ए प्लस डी से बड़ा है। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। चलो एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि देखो अगर ए बी सी डी एच पी में है, देखो पहले सॉल्व कराऊंगा फिर आपको इसको सोचने का, समझने का तरीका समझ में आएगा। ठीक है, तो है क्या यहाँ पे कि ए बी सी डी एच पी में है, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ए बी और सी एच पी में है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि डी बी एच पी में है इनके साथ, तो ए बी सी तो एच पी में है ही है। क्या बी इनका हार्मोनिक मीन है, किस किस का, ए का और सी का, क्योंकि इनके बीच में पड़ रहा है, तो बी क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन। अब हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, करेक्ट बात। तो ए का और सी का अर्थमेटिक मीन बन गया a+c/2, और वो बड़ा है हार्मोनिक मीन से, तो ए का और सी का हार्मोनिक मीन है b, तो यहां से a+c ग्रेटर देन 2b आ गया, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई कर ली, 2b आ गया, इसे कह देते हैं पहली इनइक्वालिटी। इसी तरीके से मैं लेके चलूंगा एक बार इन तीनों को, बी सी और डी को। इस बार क्या बी सी और डी एचपी में है, तो करेक्ट बात है, ए बी सी डी चारों ही एचपी में है, तो बी सी डी भी एचपी में होंगे। अब क्या बी और डी का हार्मोनिक मीन सी है, बिल्कुल ठीक है, और हमें यह भी पता है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। देखो यहां से अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा है, तो बी और डी का अर्थमेटिक मीन बताओ कितना होगा, तो b+d/2, और वो बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से, तो मतलब c से, तो b+d ग्रेटर देन 2c आ गया, इसे कह दो सेकंड इनइक्वालिटी। क्या हम दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये आ गया a+c, इनकी देखो लेफ्ट साइड को ऐड कर दो, a+c प्लस b+d, और ग्रेटर देन बीच में लगा हुआ है, इसमें भी ग्रेटर देन, इसमें भी ग्रेटर देन, तो अब राइट साइड को ऐड कर दो 2b और 2c, तो 2b प्लस 2c। क्या ये c उधर जाएगा, b उधर जाएगा, तो इधर बचेगा a+d ग्रेटर देन 2b प्लस 2c माइनस का c माइनस का b, तो बचेगा क्या, a+d ग्रेटर देन b+c। 2b में से b गया, b बचा, 2c में से c गया, c बचा, तो a+d ग्रेटर देन b+c आ गया, a+b ग्रेटर देन a+d ग्रेटर देन b+c, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये चलो इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा एचपी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एचपी हमारी कंप्लीट, फिर हम करेंगे बच्चों कुछ स्पेशल सीरीज इसके बाद, ठीक है। चलो उसकी बात बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा, पहले सवाल पढ़ो, ए बी सी डी एचपी में दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी और डी एचपी में दिए हुए,
करेक्ट एकदम बात। और कहा है कि ए बी ग्रेटर देन सी डी होगा या ए सी ग्रेटर देन बी डी होगा, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा। देखो इस बार पिछले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें हमें प्लस में लाना था, तो हमने अर्थमेटिक मीन का यूज किया था। इसमें हमें इस बार प्रोडक्ट में लाना है ए और बी को, तो हम यूज करेंगे इस बार यहाँ पर कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। देखो कैसे यूज करेंगे इसको। एक बात सोचो, अगर मैं ये कहूं कि ए बी और सी तीनों एचपी में है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ए बी सी डी एचपी में है तो ए बी सी तो एचपी में है ही है, ठीक है। क्या ये बी इन ए और सी का बीच में हार्मोनिक मीन है? हाँ तो करेक्ट, हार्मोनिक मीन है। अच्छा ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, अंडर रूट ए सी, ए और सी का। तो हम अगर यहां से ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन लगाते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है, मैं सिर्फ बड़े वाला लिख रहा हूं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। क्योंकि बराबर तब होता है जब नंबर्स बराबर होते हैं, नंबर्स ऐसा कुछ दिया नहीं कि इसमें आपस में बराबर है। तो हार्मोनिक मीन इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक। अब देखो ए और सी के बीच में हार्मोनिक मीन क्या है, बी। तो ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट ए सी, ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन क्या होगा, बी। ठीक, तो इसे कह दो इनइक्वलिटी फर्स्ट। बिल्कुल इसी तरह से लास्ट के तीन ले लो, बी सी और डी, ये भी एचपी में है तो करेक्ट, ये भी एचपी में है। और सी क्या है इन तीनों के बीच में, बी और डी का हार्मोनिक मीन। तो इसमें भी यही फॉर्मूला, यही इनइक्वालिटी लगाओ कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो बी और डी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हुआ, अंडर रूट बी डी, और वो हार्मोनिक मीन इन दोनों का सी उससे बड़ा है, बिल्कुल इसे कह दो सेकंड। क्या हम दोनों इनइक्वालिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दो, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दो। तो अंडर रूट में ए सी इंटू में अंडर रूट बी डी, और ग्रेटर देन, बीच में तो दोनों के देखो ग्रेटर देन लगा हुआ है, बी सी, ये आ गया। अगर हम यहां से ये कहें कि ये स्क्वायर कर दो इसका दोनों तरफ का, तो इधर रह गया अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ए सी इंटू बी डी, और उधर का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो एक बी से बी कट जाएगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो ए डी ऑलवेज ग्रेटर देन बी सी। ये आपका इनइक्वालिटी आ रहा है कि ए डी की वैल्यू हमेशा बी सी से बड़ी होगी, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट होगा। तो कैसे यूज किया हमने, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, और अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, जैसी सिचुएशन हो वैसा यूज कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का हार्मोनिक वाला जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मतलब हमने एचपी को कंप्लीट कर दिया है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा इतनी ऐसी चीज़ें नहीं है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान सा टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज है ही आसान। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप की अलग अलग तरीके की सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 3 मेन सीक्वेंस थी, हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन क्वेश्चन उनसे भी आते हैं, इसलिए उनको भी ध्यान से करेंगे। और वही मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कम पढ़ाई जाती है तो ये आपके पास 11th में भी, लेकिन उससे भी अलग तरीके की कुछ सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो हमारे पास कंपटीशन में काम आती है बच्चों। तो चलिए बाकी अब अगले लेक्चर में करते हैं।